मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में रशिया कहीं ना कहीं अब इनसिक्योर हो चुका है। रशिया ने सीधी सीधी चेतावनी इजराइल को दी है और कहा है कि अगर आपने हवाई हमले किए, आपने सीरिया में अटैक अगर किया, तो हमारे एयरबेस, हमारे मिलिट्री बेस से दूर रहिएगा। यानी सीरिया के अंदर जो रूस की मिलिट्री बेस है और रूस के जो हवाई पट्टियां उसने बनाई हुई हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए, अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को उड़ाने और लैंड करने के लिए, तो रशिया ने इजराइल को चेतावनी दे दी है, कुछ भी करो, हमारे हवाई पट्टी और हमारे जो मिलिट्री बेस हैं उस पर गलती से भी हमला मत करना। और दोस्तों, वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, इजराइल बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है कि वो रूस के ठिकानों पर सीरिया में हमला करके रशिया को अपना दुश्मन बना ले। हजरात मोहतरम, इसके बाद अभी इजराइल की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। बात बहुत बड़ी आई है सामने, ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल ने ऐतिहासिक मस्जिद को, बहुत पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया है। देखिए, बिल्डोज़र चला दिया है, मकान को तो तोड़ ही रहा है वहाँ के, लेकिन अब वो मसाजिदों को भी, यानी मुसलमानों की निशानियों को, इस्लाम की निशानियों को भी मिटा रहा है। ख़तरनाक तरीके से पूरी मस्जिद का नामो निशान वेस्ट बैंक के इस इलाके से इजराइल ने हटा दिया है, मिटा दिया है। UNRWA के चीफ ने फिर से दुनिया के सामने भीख मांगी है और कहा है कि दुनिया मिलकर UNRWA को कोलैप्स होने से बचाए, गिरने से बचाए। इजराइल की पाबंदियों की वजह से UNRWA बेकार हो चुका है और गिरने की कगार पर, यानी बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पर है। और अगर UNRWA बंद हो जाता है तो गाज़ा का भविष्य अंधकार में होगा, गाज़ा के बच्चे कभी पढ़ नहीं पाएंगे। वहीं इजराइल के बारे में UN ने जानकारी दी। कल और आज 6 बार मदद के ट्रक ने बार बार इजराइल से परमिशन मांगी और अंदर गाज़ा के जाने की कोशिश की। 6 मरतबा कोशिश की और 6 की 6 बार इजराइल ने गज़ा के अंदर मदद के ट्रक्स को जाने नहीं दिया। इजराइल का एक आतंकवादी सेटलर जो वेस्ट बैंक में रहता है, ट्रंप के जीतने पर उसने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से हमें यकीन है कि वेस्ट बैंक में हम ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा कर सकेंगे। हजरात, जो डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम बन रही है वो अब तक की सबसे खतरनाक और इजरायली प्रो बन रही है। इजराइल मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम होगी उसमें सारे यहूदी समर्थक होंगे और सारे यहूदी होंगे। कैसे? 2018 में जिस अमेरिकी व्यक्ति, मिनिस्टर ने यह कहा था कि थर्ड टेम्पल माउंट बनना चाहिए, बैतुल मुकद्दस को तोड़कर वहां पर ज्यूस मंदिर बनना चाहिए, ज्यूस टेम्पल बनना चाहिए। आपको पता है जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार बन रही है उसमें उस व्यक्ति को, जी हाँ, व्हाइट हाउस के चीफ उस व्यक्ति को बनाया जा रहा है। यानी अमेरिका का प्रवक्ता यहूदी समर्थक, व्हाइट हाउस का स्पीकर, व्हाइट हाउस का चीफ और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के खुले और अंधे समर्थक। ठीक इसी तरह से ट्रंप की सरकार में जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होगा वो पद उस व्यक्ति को दिया गया जिसने कुछ साल पहले और बार बार कहा कि इजराइल को परमिशन देनी चाहिए को ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर सके। देखिए, ये व्यक्ति, जो नौजवान जो जहर ईरान के खिलाफ उगल रहा है, ये अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सेक्रेटरी चीफ होगा। I think this is a moment for the Israeli government, not the US government, the Israeli government to take action against Iran to prevent an Iranian bomb. Because the West has said forever, we can't have Tehran, we can't have the mullahs with a nuclear shield. Imagine what this conflict would look like. Imagine what the region and the world would look like. Now, Israel's already done a lot of covert things over the years to push them back. Assassinating, you know, hacking into their facilities, damaging their centrifuges. They're going to need to do more of that because clearly this administration's not going to and hasn't. वहीं ट्रंप की एक और महिला मित्र जो जीती हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से जो जीती हैं, उन्होंने जीतने के बाद ऐलान किया है अमेरिका में कि हम काम करेंगे यहूदियों के लिए और यहूदियों के साथ।
और हम उनको अब एक कानून उन्होंने अनाउंस किया है कि अमेरिका में एक कानून बनाएंगे, कोई भी वो शख्स जो यहूदियों के खिलाफ बोलेगा, काम करेगा, उसको हम अमेरिका से निकाल देंगे, क्योंकि यहूदी ज्यूस जो हैं भगवान के द्वारा चुने गए हैं। अब आड़ भक्तों से कहूँगा कि जो अमेरिका और इजराइल को तुम खुलकर सपोर्ट कर रहे हो, तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हें तो वो पैखाने से भी बदतर समझते हैं, और भगवान को कहते हैं कि भगवान खुद चुना है, ईश्वर ने खुद यहूदियों को सबसे बेहतर चुना है, यहूदी भगवान के बच्चे हैं, तो कुल मिला के तुम कुत्ते की नस्ल हो। मतलब इस तरह से दूसरों को नीचा दिखाया जा रहा है और यहूदियों को हीरो और भगवान का, ईश्वर का बच्चा बताया जा रहा है। और अमेरिकी वो महिला कह रही है कि हम कानून बनाएंगे कि जो यहूदियों के खिलाफ काम करे उन्हें अपने देश से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहूदी ईश्वर के द्वारा चुने गए बच्चे हैं उनके। सुनिए। Good morning, everyone. My name is Governor Kristi Noem, and I'm so thrilled to see all of you here this morning. Thank you for being here to honor such a special occasion where we sign a bill that will define anti-Semitism and how we can continue to make sure that we're standing against acts of hatred and standing in solidarity with our Israeli community and the Jewish people. We are going to have a few speakers to share with us some history, some culture, some reasons that we need to have this type of legislation, not just here in South Dakota, but across the country. And I'm just so honored by all the special guests that have traveled to be with us today. हजरत मोहतरम, उधर दुनिया का सबसे बड़ा दोगला बुढ़ा, दोगला झूठा, नहीं मैं अपने वाले की नहीं, मैं बात कर रहा हूं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की। यह कुर्दोगलू तुर्की का राष्ट्रपति जो है अब ये बोल रहा है कि हमने इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। याद आ गई मुझे मोटे की। बहरहाल बताना चाहूँगा कि कुर्दोगलू ने कहा है कि इजराइल से हमने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। सीरिया पर इजराइल के हमले के बाद कोई नई बात नहीं है कि इजराइल हम पर हमला कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी अब तुर्की का राष्ट्रपति अपने मुंह से कह रहा है कि हाँ वो हम पर भी हमला कर सकता है। ये दोगला वो शख्स है जो मुंह पर बार बार कह रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल को हथियार दे भी रहा है। 3 दिन पहले की रिपोर्ट आप देख चुके हैं। वहीं तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि इजराइल तुर्की पर भी हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। मतलब इन सुअरों को पता है कि तुर्की की ज़मीन पर नियत है इजराइल की, लेकिन फिर भी गंदी नाली के कीड़े इजराइल को हथियार दे रहे हैं, इजराइल को अंदर अंदर से मदद दे रहे हैं। यानी तुर्की इतना बड़ा फट्टू है कि इजराइल को खुश करने के लिए कि इजराइल हम पर हमला ना करे, अंदर ही अंदर इजराइल की मदद कर रहा है। लेकिन वो तो कुत्ता है, काटेगा जरूर। उधर बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर हुथीस के ठिकानों पर सटीक हमले करके 10 हुथियों को कत्ल कर दिया है। जैसे आप ये देखिए, ड्रोन हमला किया है जिसमें हुथीस का पूरा ट्रक उड़ा दिया है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है इस वक्त लाल सागर में, उसी के ऊपर से EA-18G फाइटर जेट AF-18, F-35C और इसके अलावा कई तरह के फाइटर जेट अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट से मिडिल ईस्ट में उड़ान भर के यमन के लड़ाकुओं को, हुथियों को निशाना बनाया गया और 11 हुथीस के लड़ाकुओं को कत्ल कर दिया गया और सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हो रहा है। उधर इराक से खतरनाक ड्रोन इजराइल के ऊपर दागे गए तो समुद्र के अंदर ही इजराइल के सैनिक उन मिसाइलों और ड्रोन्स को इराक के रोकते हुए नजर आए हैं। उधर इस्लामिक जिहाद के ग्रुप ने इजरायली कैदी का एक वीडियो जारी किया है जिसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई है कि इजराइल के कैदी अभी इस्लामिक जिहाद के पास जिंदा और सही सलामत है। उधर इजराइल का प्लान है कि 2026 तक गाजा के अंदर इजराइल डटा रहेगा, जमा रहेगा। वहीं गाजा को वो जितना बर्बाद कर सकता है उतना कर रहा है। जैसे ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल गाजा के मोहल्लों को रोज की तरह एज यूजुअल
बम लगाकर पूरे पूरे मोहल्लों को एक साथ साफ कर रहा है। उधर गाजा के अंदर भूखमरी का यह हाल है कि खाना खत्म होने के बाद भी बर्तन साफ करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا والحياة والنجاة والهناء। मेरे दोस्तों आइए और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाऊं। आंकड़ा है 3,30,000 मीटर पानी के नेटवर्क को गाजा के अंदर इजराइल ने तबाह कर दिया। 717 पानी के कुएं इजराइल ने जो रिजर्व में पानी था बर्बाद कर दिया। 80% म्यूनिसिपल वाटर सैनिटेशन व्हीकल्स यानी जो पानी बांटने वाले, पानी गलियों तक पहुंचाने वाले टैंकर हैं, गाड़ियां हैं, 80% तबाह कर दी गई हैं। 96.5 डिक्रीज इन पर कैपिटल वाटर शेयर यानी 96% अब पानी शेयर नहीं हो पा रहा है, बांटा नहीं जा रहा है। बहुत गाजा के अंदर लिमिटेड पानी बचा है जो लोगों तक पहुंच रहा है। उधर अमेरिका ने ऐलान किया है कि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ का, ह्यूमन राइट का कोई उल्लंघन नहीं किया है, जिसकी वजह से इजराइल को हम हथियार देते रहेंगे। उधर फ्रांस ने अपनी औकात दिखाते हुए, फ्रांस ने अपनी घटिया नस्ल दिखाते हुए जो मैच होने वाला है फ्रांस के अंदर, उस मैच के अंदर फिलिस्तीन के झंडे को बैन कर दिया है। और सुनिए, फिलिस्तीन का नारा, फिलिस्तीन का नाम और फिलिस्तीन का झंडा फ्रांस ने बैन किया है और चारों तरफ इजराइल के और इजरायली खिलाड़ियों और इजरायली लोगों के समर्थन में स्नाइपर तैनात कर दिए हैं। कोई भी हरकत हुई तो फिलिस्तीनी समर्थक के सर में गोली मारकर उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इतिहास के पन्ने तभी याद रखेंगे इन तमाम आतंकवादियों को और आतंक के समर्थकों को जब हम खबर आज देखेंगे, जब खबर आज हम समझेंगे, जब हम अपने आप को समझाएंगे कि हाँ आज आतंक के साथ कौन है। लेकिन ये सब तभी याद होगा, इतिहास के पन्नों पर तभी लिखा जाएगा जब आज हमारे मुस्लिम कौम के नौजवान इन खबरों को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ना कि वो जवान ये याद रखेंगे जो इंस्टाग्राम पर सोफिया अंसारी का जिस्म देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। वो कौम मुर्दा हो चुकी है, वो ख़ानदान मिट चुका है। सुन लो आज मेरी बात हजरात, वो ख़ानदान मिट चुका है। उस ख़ानदान की बुनियाद ही मिट चुकी है भारत के अंदर। जो ख़ानदान के नौजवान आज खबर से बेखबर हैं, आज मुसलमान के साथ, अपने मुल्क के साथ कौन क्या कर रहा है वो इस चीज़ से तो बेखबर हैं। लेकिन उनको यह पता है कि कौन सी लड़की कौन सा कपड़ा, कौन से ब्रा और पैंटी पहनकर कौन सी रील बनाई थी, उस पर कौन सा डायलॉग था और कौन सा गाना था। आज के युवाओं को यह तो पता है कि ट्रेंडिंग म्यूजिक कौन सा है। आज के युवाओं को यह पता है कि कौन सा हैशटैग लगाना है जिससे उनके व्यूज़ अच्छे आएंगे। आज के युवाओं को यह तो पता है कि डबल मीनिंग डायलॉगबाजी करके हमारी रील वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन उन्हीं युवाओं को यह नहीं पता कि गाजा और फिलिस्तीन में हो क्या रहा है। उन युवाओं को यह नहीं पता कि भारत में बेरोजगारी की सीमा क्या हो चुकी है। उन युवाओं को यह नहीं पता कि लखनऊ, इलाहाबाद में बेरोजगार लोगों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठियां पेली जा रही हैं। उन जो सोफिया अंसारी के और उस लड़की जैसे जिस्म के भूखे लोग जो आंखें सेकने का काम इंस्टाग्राम पर करते हैं, उन लोगों को आप 2 लाइन पूछ लो कि गाजा में कितने लोग मारे गए, उनको यही नहीं पता होगा कि गाजा कहाँ है। उनको ठीक से गाजा बोलते हैं। एक मुसलमान मुझसे टकराया, लौंडा नौजवान, अच्छे खासे, उसके 5 से 6 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पर। वो कह रहा फलस्तीन कहाँ है। मैंने कहा फलस्तीन नहीं, फिलिस्तीन। कह रहा गाजा की जंग हो रही है ना, गाजा फिलिस्तीन में तो है। उसको यह भी नहीं पता कि गाजा नहीं, गाजा है। जिनको जा और जा में नहीं पता फर्क, जिनको यह नहीं पता कि हमारा पहला किबला बैतुल मुकद्दस था, जिनको यही नहीं पता कि बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा हमारी है, वो कहते हैं भाई साहब वो तो बहुत दूर की बात है। मैं कहता हूं वो दूर की बात है, अपने मुल्क में क्या चल रहा है वो बता के दिखा। अब जब हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को ये सब नहीं पसंद, उनको तो पसंद है कि
इंस्टाग्राम पर कोई लौंडिया पड़ जाए कपड़े छोटे पहनने वाली, हमारे साथ क्लब में मस्ती करने वाली, कोई एकदम हाई फाई लौंडिया मिल जाए हमें, वो सारा दिमाग वहीं लगा रहे हैं। और जो बहुत ताकतवर समझते हैं अपने आप को, वो रील बना रहे हैं किराए की गाड़ी लाके। 4 लौंडे पूरे 12 महीने जिम में जाएंगे, अपना ये सीना फुलाएंगे, डोला फुलाएंगे, स्कॉर्पियो लेके फ्लेक्स करेंगे सड़कों पर, रील पर गाना लगाएंगे भाई साहब नंबरदार का और पता नहीं किस किस का, रैप लगाएंगे और पैसे वाला दिखाएंगे, अपना भरम दिखाएंगे, पिस्तौल चमकाएंगे, फायर शॉट करेंगे, ये सब करेंगे। और जब हमारे दीन को, हमारे देश को जरूरत पड़ेगी सामने आकर लड़ने के लिए, हमारी कौम को जरूरत पड़ेगी कि अब हमारे नौजवानों को इनका सामना करना है, तो ये वो बदमाश नहीं, ये बदमाश सबसे पहले बिल में पिछवाड़ा बाहर निकालकर घुसे रहेंगे, ये नजर नहीं आएंगे। ये जितने बड़े बदमाश होते हैं ये नजर कभी काम में नहीं आएंगे। ये बदमाश तभी बनेंगे जब सब कुछ ओके होगा, इनके पास 20 लौंडे होंगे, सबसे कह देंगे तू किसी गाड़ी ला सकता है, तेरे पास गाड़ी है तो आ, वरना तू किसी और की गाड़ी लेके आ। भाई गाड़ियों का काफिला होना चाहिए और रील बनाने वाले लौंडे होने चाहिए। ये आज की कौम है हमारी, ये आज के नौजवान हैं हमारे। जब ऐसे मुर्दा नौजवान होंगे तो इनको भाई साहब अश्लील वीडियो पसंद आएगी, अश्लील कंटेंट पसंद आएगा, इनको कद्दू को ही फर्क पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है किसी के साथ भी, इनको अपने लाइक से मतलब है। इसीलिए कह रहा हूं, इतिहास के पन्ने तभी याद रखेंगे कि इजराइल का साथ किसने दिया और फिलिस्तीन का साथ किसने दिया, जब हमारे लोग, हमारे और आपके जैसे नौजवान लोग जानेंगे, समझेंगे, खबर देखेंगे। मेरे दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि कोशिश कीजिए कि नौजवानों से कहें कि आलतू फालतू कंटेंट के साथ साथ ऐसा देखो उसे, लेकिन ये खबर भी ज़रूरी है, देखो, जानो, समझो। हाथ जोड़ गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बुरा लग गया हो तो माफ़ कीजिए। सच में ऐसे ही बोलता रहूँगा, जिसको बुरा लग रहा है लगता रहे, लेकिन दिल पे मत लेना, क्योंकि मेरी आदत है ऐसे ही सच बोलने की। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।